कौन था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ये दो इसके अंदर मेजर पार्टनर थे। इनमें सबसे बड़ा जो पार्टनर था वो था वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। कौन था? वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। यानी अब अपन हेडिंग लिखेंगे पार्टनर्स ऑफ एचजीपी। लिखो भाई, हेडिंग लिखो पार्टनर ऑफ एचजीपी। एचजीपी के अंदर कौन कौन पार्टनर थे? पार्टनर ऑफ एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन पार्टनर थे? तो उसमें सबसे पहला पार्टनर कौन था भाई? अरे कौन था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। कौन था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। उसके बाद था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। एंड क्या कह रहे हो? एंड इसका जो मेजर पार्टनर था वो था अपना क्या, कौन? वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। कौन था भाई? वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है भैया। कौन है यूके का मतलब? यूनाइटेड किंगडम। ये इसका मेजर पार्टनर था। कौन था इसका मेजर पार्टनर? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी ने किया था इसमें। किसने? वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्होंने ही किया था। इसके बाद इसमें कुछ अदर कंट्रीज भी शामिल हो गई थी। कुछ अदर कंट्रीज कौन कौन सी थी भाई? अदर कंट्रीज जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट किया, कुछ अदर कंट्रीज थी भी थी इसके बाद में जिन्होंने अपनी इसमें भागीदारी निभाई। उन कंट्रीज के नाम जापान, चाइना एंड फ्रांस। ये इसके अंदर भाई मेजर पार्टनर्स थे। कौन थे? ये मेजर पार्टनर्स थे। इन्होंने इसका खर्चा उठाया था भाई। पूरा क्या उठाया था इन्होंने? इसका खर्चा उठाया था। इन्होंने बोला कि जितना भी खर्चा आएगा, जितना भी एक्सपेंस लगेगा, वो सारा की सारा हम देने वाले हैं। क्योंकि इतनी बड़ी स्टडी करनी है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो लगातार 13 साल तक चला, तो उसके ऊपर खर्चे भी बहुत सारे आए होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर खर्चे बहुत ज्यादा आए होंगे, क्योंकि वो प्रोसेस ही इतनी बड़ी थी। किसी भी सेल के डीएनए को पूरी तरह स्टडी करना, उसके पूरे डीएनए सीक्वेंस को खोलना बहुत बड़ा टास्क था उस टाइम पर। उस टास्क को पूरा करने के लिए इन देशों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अरे सही बात है या नहीं बात है भाई? सही बात है क्या? लिख लिया? एक फ्रेडरिक सेंगर। कौन थे? साइंटिस्ट नाम फ्रेडरिक सेंगर। नाम सुनाए? अरे सुनाए नहीं सुनाए? जिन्होंने ऑटोमेटेड सीक्वेंस दिया था, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस दिया था। क्या दिया था? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस दिया था। किस साइंटिस्ट ने? क्या नाम बोला था मैंने अभी? क्या बोला था? सर भूल गए, इतना याद रहता है हमें। हाँ, फ्रेडरिक सेंगर। इन्होंने क्या दिया था? ऑटोमेटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। क्या दिया था भाई? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस दिया था। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस जिसके अंदर कुछ ओवरलैपिंग टर्न मुझे दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे इसके अंदर? ओवरलैपिंग रीजन्स मुझे दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे? ओवरलैपिंग रीजन। अब ये ओवरलैपिंग रीजन ही पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बताऊंगा। क्या पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बताएंगे। इसके जस्ट बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला टॉपिक आएगा, उसमें आपको बताऊंगा। ये अभी देखो कि फ्रेडरिक सेंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का ऑटोमेटेड सीक्वेंस दिया था, और ओवरलैपिंग रीजन्स उस ऑटोमेटेड सीक्वेंस के अंदर कौन प्रेजेंट थे? अरे कौन प्रेजेंट थे? ठीक है। और इसके बाद इसी में एक सीक्वेंस मिलता था जिसको पढ़ते थे अपन ईटीएस। क्या पढ़ते भाई? अरे ईटीएस सुना है क्या किसी ने?
ETS एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, क्या? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ठीक है भाई, ये भी पाए जाते हैं। ये सारी चीजें अब मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर ये ओवरलैपिंग का जो प्रिंसिपल है, ओवरलैपिंग वाला रीजन है, इसी प्रिंसिपल के आधार पर बहुत सारी चीजें आगे स्टडी की गई और इसी के आधार पर ओवरलैपिंग रीजन्स को देखते ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सर एलेक जेफरी, कौन? सर एलेक जेफरी, जिन्होंने दी थी, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो, उन्होंने इसका यूज किया और आगे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी पे इन्होंने अपना काम किया। यहां तक नोट करो भाई। इसके बाद बताएंगे इसके साइलेंट फीचर ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या विशेषताएं। लिख लिया क्या सभी ने? ये लिखो। लिख लिया क्या भाई? आगे बढ़े, ठीक है। देखो अब मुझे पढ़ने साइलेंट फीचर ऑफ HGP, साइलेंट फीचर ऑफ HGP, ठीक है। उसकी क्या लिखनी है मुझे? विशेषताएं देखनी है, किसकी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। कौन कौन सी विशेषताएं थी भाई? सबसे पहला तो इसके अंदर वेक्टर्स यूज किए गए थे। क्या यूज किए गए थे? वेक्टर्स यूज किए थे। तो देखो भाई, वेक्टर्स यूज किए थे तो उन वेक्टर्स का नाम क्या था? अरे कल बताया था मैं आपको, बैक और येक दो थे, ठीक है। इसका नाम क्या था? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका नाम क्या था? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। ये यूज किए गए थे। और इसके अंदर ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने बेसेस या कितनी जीन मिली थी? किसी को आइडिया है? मिलियन, बिलियन, करोड़, कुछ क्या बोलते हैं जो 316.7 वो जीन्स मिली थी किसके अंदर? ह्यूमन जीनोम के अंदर। कितनी? आर प्रेजेंट इन HG, ह्यूमन जीनोम, ठीक है। ह्यूमन जीनोम के अंदर इतनी वो मिली थी। और सबसे जो लार्जेस्ट जीन थी, कौन? लार्जेस्ट जीन, सबसे बड़ी जीन थी, उसका नाम क्या था? किसी को पता है क्या? डिस्ट्रोफिन जीन। कौन सी थी? डिस्ट्रोफिन जीन सबसे लार्जेस्ट थी। इसके अंदर अप्रोक्स 2.4 मिलियन क्या थे? नाइट्रोजन बेसिस थे। क्या थे? नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। और क्या फीचर थे इसके? और फीचर देखो भाई, और ये था कि 99.9% ह्यूमन जीनोम का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? नियरली सेम होता है सभी पर्सन्स में, सेम इन ऑल पीपल, सारे के सारे लोगों में क्या होता है? सेम होता है। ओनली 0.1%, ठीक है। कितना? 0.1% ओनली क्या होता है? डिफर्स होता है। क्या होता है? डिफर्स होता है, अलग होता है भाई। 0.1% ओनली ये क्या होता है? डिफर्स होता है, सिर्फ इतना सा अलग होता है। बाकी पूरा कितना? 99.9 क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज यहां से निकल के आई? तो यहां से निकल के आई कि ये प्रोजेक्ट 13 ईयर तक चला। कितने तक चला भाई? 13 ईयर। कब तक? 2003 तक। कब स्टार्ट हुआ था?
कब स्टार्ट हुआ था? 1990 में। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्रोमोसोम, ये नोट डाल के लिखना आप, फर्स्ट क्रोमोसोम की जो कंप्लीट स्टडी हुई थी वो कब तक हुई थी भाई? फर्स्ट क्रोमोसोम वाज कंप्लीटेड ऑन मई 2006। ठीक है, 2006, 2006 ये तब कंप्लीट हुआ था। सबसे ज्यादा जीन किस क्रोमोसोम में पाई जाती है? सबसे ज्यादा जीन क्रोमोसोम फर्स्ट में पाई जाती है। कितनी, किसी को पता है क्या कितनी जीन पाई जाती है? 2968। कितनी? 2968 इतनी जीन्स पाई जाती है किसके अंदर? इस क्रोमोसोम फर्स्ट के अंदर 2968 ये जीन्स पाई जाती है, जो क्या होती है नंबर्स के अंदर हाईएस्ट होती है। क्या होती है? हाईएस्ट होती है। लोएस्ट किसके अंदर पाई जाती है? वो पाई जाती है बाई क्रोमोसोम में। किस में पाई जाती है भाई? बाई क्रोमोसोम। बाई क्रोमोसोम हैज लोएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, हैज लोएस्ट नंबर। कितना? 231, 231। कितना? 231। ये लोएस्ट नंबर ऑफ जीन्स पाई जाती है किसके अंदर? बाई क्रोमोसोम। हाईएस्ट किसमें पाई जाती है? फर्स्ट क्रोमोसोम। ठीक, इसमें फर्स्ट क्रोमोसोम में 13 ईयर तक ये चलता है। 99.9% HG होता है, ह्यूमन जीनोम होता है, वो सारे पर्सन में सेम होता है। सिर्फ 0.1% क्या होता है? डिफर्स होता है। क्या होता है? सिर्फ 0.1% अलग होता है। लार्जेस्ट जीन जिसके अंदर मिली थी वो थी डिस्ट्रोफिन जीन, और ये जीन्स इसके अंदर ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी में और भी कई सारे डेटा दे रखे, वो आपके काम के नहीं है। अब इतने पूरे प्रोजेक्ट में, इतने नाइट्रोजन सीक्वेंस में केवल 2%, कितना? 2% से भी कम प्रोटीन को कोड करता है ह्यूमन जीनोम का। लेस देन 2%, कितना? लेस देन 2%, 2% से भी कम का हिस्सा प्रोटीन बनाने के काम में आता है, प्रोटीन को कोड करता है। बाकी सारा किसका पार्ट है? ह्यूमन जीनोम। बात समझ में आ गई क्या? लेस देन 2%, इधर ही लिख देता हूं, लेस देन 2%, 2% से भी कम। वो किस में काम आता है भाई? कोड्स फॉर प्रोटीन। ठीक है, ये सारे आप पॉइंट लिख सकते हो, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको काम में आएंगे भाई। ठीक है, अरे आएंगे नहीं आएंगे? इसके अंदर लार्ज पोर्शन कैसा था? रिपीटेटिव सीक्वेंस था। कैसा था? रिपीटेटिव सीक्वेंस भी मिल रहे थे इसके अंदर। मिल रहे थे नहीं मिले थे भाई? रिपीटेटिव सीक्वेंस भी मुझे देखने को मिला था। रिपीटेटिव सीक्वेंस जो अपना कहाँ काम आता है? रिपीटेटिव सीक्वेंस जो अपने को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी काम आता है। इसके अंदर और सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहे थे एसएनपीज भी मिल रहे थे भाई। क्या मिल रहे थे? एसएनपीज। अरे पता है क्या एसएनपीज क्या होते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। अगर जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन आती है बहुत स्लो प्रोसेस होती है। कौन सी? पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म की प्रोसेस है ना, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। कैसी होती है भाई? बहुत स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस होती है। और इसका मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। अनुवांशिकी के स्तर पर, यानी जीन के स्तर पर विभिन्नताओं का आना ही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन आती है वो क्या कहलाती है मेरी? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। नोट करो इसको, नोट करो भाई, स्पीडली नोट करो।
लिख लिया क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपना टॉपिक है क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या है भाई? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दिया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अरे किसी को पता है किसने दिया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? सर एलेक जेफरी। कब दिया था? 1984। कब दिया था? 1984। क्या होता है भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? किसी को पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में? सर हम मूवीज में देखते थे, बहुत सुना है। एक आता है, किसी पर्सन को गुंडे लोग आते हैं, किसी को मार दाड़ के चले जाते हैं, उसके बाद पुलिस आती है और वहां से कुछ सैंपल उठाती है और फिर कहती है इसका डीएनए टेस्ट कराएंगे, इसकी फिंगरप्रिंटिंग कराएंगे। और उसमें पता नहीं क्या आता है, हमें सस्पेक्टेड के नाम पूछ लेते हैं, भाई तुम्हें किस पे शक है? पूछते हैं नहीं पूछते हैं? उनका सीक्वेंस भी लेते हैं और वहां जो ब्लड पड़ा हुआ था वो सीक्वेंस भी लेते हैं, जिससे वो मैच कर जाता है, उसको कह देते हैं कि ये विक्टिम है। ऐसा ही बोलते हैं क्या? अरे मूवीज में देखा होगा, सीआईडी देखते हैं सब लोग। मूवीज में तो नहीं देखो, सीआईडी देखते हैं सब लोग। देखते नहीं देखते? सीआईडी दया, उसमें रहता है एक डॉक्टर, करता है वो कुछ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या नाम रहता है उसका? चालुक्य। मैं इतना नाम वाम मेरे को नहीं पता, बट इतना पता है कि उसके अंदर एक डॉक्टर होता है, ठीक है। वो करता है कुछ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से उठाएगा वो टेस्ट उठाएगा, कुछ स्किन के टुकड़े मिल देखता है, बाल के टुकड़े देखता है। यानी कि देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अपन सैंपल कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? ब्लड से भी, स्किन से भी, हेयर से भी और टीथ, दांतों से भी, ठीक है। इतनी जगह से अपन डीएनए का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? पहले तो आपको ये समझना है कि एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है या केमिकल टेस्ट होता है। अरे ये बात बिल्कुल समझ आ गई। ये कैसा टेस्ट होता है? हवा में बातें नहीं होती। ये कैसा टेस्ट है? एक केमिकल या लेबोरेटरी टेस्ट होता है। ये कैसा टेस्ट होता है भाई? केमिकल या लेबोरेटरी टेस्ट होता है। केमिकल टेस्ट बोल सकते हो आप इसको, या लेबोरेटरी टेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट, प्रॉपर लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसके अंदर अपन सैंपल किस किस फॉर्म में ले सकते हैं? ब्लड, स्किन, स्कैल्प, ठीक है, और नेल्स, और टीथ के बीच में, कहां से? गम्स के बीच में कुछ प्रेजेंट होता है, वहां से भी अपन इसके सैंपल, इतनी इतनी जगह से अपन सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हो कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कुछ ऐसा ऐसा रिलेटेड है। अरे पता तो है, देखा तो सभी ने, पर होता कैसे वो अपन आज समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मेरे पास डीएनए है, ये मेरे पास डीएनए है। अभी मैं आपको जब बता रहा था कि सर अप्रोक्स 99% लोगों के अंदर ये डीएनए कैसा होता है भाई? सेम होता है। 99.9 के अंदर ये डीएनए कैसा होता है? सेम होता है। सिर्फ अंतर किसके अंदर होता है? अरे किसके अंदर अंतर होता है? बस 0.1% डिफरेंट होता है। कितना? 0.1%। सर इसमें से 99.9 तो सेम है, तो वो इसका मेजर पार्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, कैसा पार्ट होगा? मेजर पार्ट। यानी मान लिया मैंने कि ये इसका 99 पॉइंट वाला ये पोर्शन कैसा है? मेरा मेजर पार्ट। अब ये जो मेरे पास छोटा पार्ट बचा, कौन सा? ये छोटा पार्ट बचा, ये सर कितना है मेरे पास? 0.1% है, और यही डिफरेंट है। और इसी की वजह से मैं किसी विक्टिम को पकड़ पाऊंगा। अरे बिल्कुल पकड़ पाऊंगा। इस 0.1% की डिफरेंशिएट, या इसकी 1.1% यूनिट जो डिफरेंस होता है, यही मुझे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं आपसे कैसे डिफरेंट दिखता हूँ? 2.1%। आप किसी और से कैसे डिफरेंट दिखते हो? 2.1%। सिमिलर कैसे दिखते हो? 99.9%। बात समझ आ गई क्या? आ रही है? यानी अब इस 0.1% के अंदर, डीएनए के अंदर कुछ ऐसा स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। क्या? कुछ ऐसा स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है, जिसको बोलते हैं अपन रिपीटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए। यानी डीएनए के सीक्वेंस के अंदर कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट होता है डीएनए का। ये पूरा डीएनए, इस डीएनए के अंदर जो इसका सीक्वेंस लगा हुआ है, उस सीक्वेंस में कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है जो बार बार क्या कर रहा है? खुद को रिपीट कर रहा है।
उस जगह को मैं क्या बोलता हूं, और वो किसके अंदर आता है, मोस्टली 0.1% के अंदर, किसके अंदर आता है, 0.1%, उसको बोलता हूं मैं क्या, रिपीटेटिव डीएनए। उस रिपीटेटिव डीएनए को ही क्या पढ़ता हूं मैं, सैटेलाइट डीएनए पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं, सैटेलाइट डीएनए। अरे कुछ बात समझ में आ गई कि यहां तक बात समझ में आ गई? किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस 0.1% वाले हिस्से में से मैं क्या देख रहा हूं भाई, कुछ स्पेशल सीक्वेंस देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं, कुछ स्पेशल सीक्वेंस इन डीएनए दैट्स रिपीटेड मोर टाइम, दैट मोर टाइम्स रिपीटेड, वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, और उसको मैं क्या कह रहा हूं, रिपीटेटिव डीएनए कह रहा हूं। इस रिपीटेटिव डीएनए में ही मुझे मिलती है सैटेलाइट डीएनए। कौन मिलता है, सैटेलाइट डीएनए। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, सर जो रेपिटेटिव डीएनए होता है लगभग अप्रोक्स 99 कौन होता है, वो सैटेलाइट डीएनए होता है। कौन होता है, सैटेलाइट डीएनए होता है। ठीक है, ये पता चला। अब सर इस सैटेलाइट डीएनए को, सैटेलाइट डीएनए का मतलब क्या हुआ, सर पूरे डीएनए में से एक ऐसा छोटा टुकड़ा जो 0.1% डिफर करता है, वही मेरा क्या कहलाएगा, सैटेलाइट कहलाएगा। अब सैटेलाइट पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, अरे करेगा नहीं करेगा, तभी तो वेरिएशन आएगी। यार सैटेलाइट डीएनए कौन सी चीज शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब आपको दिखाता हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये क्या शो करता है भाई, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल पर कुछ वेरिएशंस दिखाता है। और ये प्रोसेस कैसी होती है, स्लो प्रोसेस होती है। कैसी होती है भाई, स्लो प्रोसेस होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। अब मैं इस सैटेलाइट डीएनए को, किसको, सैटेलाइट डीएनए को दो हिस्सों में पढ़ता हूं। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, एक होता है मिनी सैटेलाइट। और जो मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करता हूं वो कौन सा यूज करता हूं, मिनी सैटेलाइट डीएनए। कौन सा यूज करता हूं, मिनी सैटेलाइट डीएनए। यानी सैटेलाइट डीएनए के दो पार्ट हुए, कौन कौन से हुए भाई, रिपीट करो मेरे साथ, कौन से, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट किस आधार पे मैंने अलग किए, तो उसमें आधार है भाई साहब मेरे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस देखिए, सेंट्रीफ्यूज करते हैं अपन किसी ट्यूब में लेके, तो जो जितना भारी होगा वो उतनी जल्दी सेडिमेंट होगा। यानी माइक्रो सैटेलाइट वो बड़ा डीएनए, उसको अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ट्यूब के अंदर रोटेट कराएंगे तो वो जल्दी सेटल हो जाएगा। तो यानी जो जल्दी नीचे बैठ रहा है वो मेजर पोर्शन है, मेजर यानी उसकी मेजर पीक्स मिल रही हैं, और मेजर पीक्स मिल रही है मतलब वो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। कौन सा डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट। जो छोटा है, जो ऊपर तैर रहा है, उसकी लो पीक्स आ रही है, वो कौन सा है, मिनी सैटेलाइट डीएनए। कौन सा, मिनी सैटेलाइट। एक आधार तो ये है कि अपन ने सेंट्रीफ्यूगेशन, डीएनए के फ्रेगमेंट के आधार पर, यानी लेंथ ऑफ डीएनए भाई माइक्रो की ज्यादा है, मिनी की कम है, एक ये आधार हो गया, बात समझ आ गई। तीसरा होता है ATGC रिच रेशियो, यानी A और T और G और C नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, इसका रिच रेशियो यानी कौन किसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो ही पाया जाएगा पूरा, मतलब कौन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। माइक्रो सैटेलाइट, कौन से, माइक्रो सैटेलाइट के अंदर A और T रेशियो ज्यादा पाया जाता है। कौन सा, A और T, यानी एडेनिन और थाइमिन का रेशियो ज्यादा पाया जाता है, यानी वो AT नाइट्रोजन बेस रिच होता है। कौन, माइक्रो सैटेलाइट। कौन होता है भाई, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। बात समझ में आ गई। अब दूसरा मेरे पास कौन बचा, मिनी सैटेलाइट डीएनए। कौन बचा, मिनी सैटेलाइट डीएनए। मिनी सैटेलाइट के अंदर कौन सा नाइट्रोजन बेस होगा, तो G और C नाइट्रोजन बेस रिच होगा। कौन, मिनी सैटेलाइट। अरे अच्छे समझ आ गई। ये मेरे पास अलग अलग आधार होते हैं किसको बांटने के, सैटेलाइट डीएनए को बांटने के। किस किस में, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट। बात समझ आ गई। अब अपन जो कहानी पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, मिनी सैटेलाइट। यानी अब मैं कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करता हूं, कैसे मैं किसी विक्टिम का पता लगा पाता हूं, वो किसके अंदर आएगा, मिनी सैटेलाइट। समझ आ गई के बात, लिखें, ठीक है। इसको अपन सैटेलाइट को डिवाइड करते हैं किस किस के आधार पे, वो आधार लिख रहा हूं आपको। सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा
लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स और एटी एंड जीसी बेस रेशियो रिचनेस। अरे इसके आधार पर करते, इसके आधार पर मैंने डीएनए को दो भागों में बांटा। अरे दो भागों में बांटा नहीं बांटा, तो दो भागों में डीएनए को बांट देता हूं भाई। दो भागों में मैंने डीएनए को बांट दिया। कौन कौन सा? एक तो मेरे पास मैक्रो सैटेलाइट डीएनए और एक हो गया मेरे पास मिनी सैटेलाइट डीएनए। रिपीट करो भाई मेरे साथ, कौन कौन से पॉइंट बोले थे मैंने अभी, बताओ। इसके अंदर मेजर पीक्स मिलेंगी, क्या मिलेंगी? मेजर पीक्स देखने को मिलेंगी, बिल्कुल। ये सेंट्रीफ्यूज जल्दी होगा, अरे होगा नहीं होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन इसके अंदर क्यूक होगा और ये क्या कर जाएगा? सेडिमेंट कर जाएगा। क्या कर जाएगा भाई? सेडिमेंट कर जाएगा, बिल्कुल। और इसके फ्रेगमेंट कैसे होंगे? लेंदी फ्रेगमेंट्स होंगे। कैसे होंगे? लेंदी फ्रेगमेंट्स होंगे और ए एन टी बेस रेशियो रिच होगा। ये सारे पॉइंट इसके अंदर। इसके जस्ट अपोजिट क्या इधर आ जाएंगे? अरे आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल। इसके अंदर जो पीक्स मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी भाई मुझे? मिनी या लो पीक्स देखने को मिलेंगी। कैसी देखने को मिलेंगी? लो पीक्स। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर ये कहां मिलेगा मुझे? तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा? फ्लोट करता हुआ। ठीक है भाई। लेंथ कैसी रहेगी? शॉर्ट। ठीक है। फ्रेगमेंट और जी अरे आइए नहीं आई बात समझ में? पता चला? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कुछ कुछ आइडिया लगा आपको? कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चलेगी, कैसे इसके अंदर क्या क्या होगा, ये नोट डाउन करो। इसके बाद अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस एंड स्टेप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस एंड स्टेप्स। 6-7 प्रोसेस होती है, उसी सीक्वेंस में चलती है और आपको दिखाएंगे कि कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो रही है। क्या समझ नहीं आया भाई? ब्लड, स्किन, स्कैल्प, नेल्स, टीथ, ब्रैकेट में गम्स लिखा हुआ है।
जो दोनों, ठीक है, दोनों सैटेलाइट देन डीएनए दिख रहे हैं, माइक्रो और मिनी। मुझे बताओ ये डीएनए क्या प्रोटीन के लिए कोड करेंगे? कोड करेंगे क्या? अरे नहीं कोड करते हैं। इससे तो कुछ आगे इसका ट्रांसक्रिप्शन से हो गया, आगे जाएंगे ना। जस्ट पूछ रहा हूँ मैं, तो ये डीएनए का सीक्वेंस करेगा, क्योंकि डीएनए का आगे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर ट्रांसलेशन होगा। ये जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। दोनों सैटेलाइट किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेंगे, यानी आगे इनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा। याद रखोगे इस बात को, ठीक है। लिख देता हूँ चलो तुम्हारे लिए इस पॉइंट को, दोनों की दोनों, ठीक है, नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ठीक है, किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेंगे। और इनके अंदर हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई इनके अंदर? अब हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। रिपीटेटिव सीक्वेंस किसके अंदर ज्यादा रहेंगे ये बताओ मुझे भाई। रिपीटेटेड सीक्वेंस किसके अंदर ज्यादा रहेंगे? मिनी के अंदर या माइक्रो के अंदर? इसके अंदर? अरे बोल लो, सही बोल रहे हो मिनी, क्योंकि यही तो किस में जा रहा है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जा रहा है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल यही है कि जहां पर जितना ज्यादा रिपीट मिलेगा वहां पर उसकी इमेजिंग उतनी अच्छी आएगी, यानी वहां पर वो सेटल हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में। सही बात है, नहीं पाए? तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसके अंदर मोर रिपीटेशन पाया जाएगा। ये स्टार लगा के लिख रहे, मिनी के अंदर मोर रिपीटेशन होता है, मोर रिपीटेशन। यहां पर लेस रिपीटेशन। कैसा होता है? लेस रिपीटेशन होता है भाई। अरे समझ आएगा कुछ कुछ? आ रहा है नहीं आ रहा ये तो बता दो। लिख लिया? आगे बढ़े? अरे बढ़े क्या आगे? अब देखो इसका प्रिंसिपल क्या है। किसका प्रिंसिपल? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है भाई इसका? नाम सुना है किसी ने? वीएनटीआर? अरे सुना है नहीं सुना है? अरे वीएनटीआर का नाम सुना है क्या? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। सुना है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये इसका प्रिंसिपल होता है। अब क्या होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट? अभी बताते हैं आपको। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम, ये कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? कहाँ प्रेजेंट होता है ये? प्रेजेंट इन सैटेलाइट डीएनए। किस में प्रेजेंट होगा ये? और सैटेलाइट में भी किस डीएनए में? मिनी सैटेलाइट में। किस में?
मिनी में ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अरे कुछ पता चला, ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, मिनी सैटेलाइट डीएनए में, वहां पर ये ज्यादा पाया जाता है। अब इसको अपन यूज कैसे करते हैं, तो अपन इसको यूज करते हैं एज ए प्रोब। कैसे यूज करते हैं, एज ए प्रोब इसको हम यूज करते हैं, यूज्ड एज ए प्रोब। प्रोब क्या होते हैं भाई, यूज्ड एज ए प्रोब। प्रोब क्या होता है, किसी को पता है क्या प्रोब? अरे बायोटेक पढ़ी है नहीं पढ़ी, 12th क्लास में तो पढ़ी होगी। बिना प्रोब के तो बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट ही नहीं है, अधूरी है। हाँ सही सही जा रहे हो, बोलो बोलो। वो वेक्टर होता है, क्या होता है वो, वेक्टर होता है। प्रोब होते हैं सिंथेटिकली फॉर्म आरएनए या डीएनए, जो पेरेंटल डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। हरगोविंद खुराना सिंथेटिक आरएनए बनाया था, वो प्रोब ही तो था, नहीं था क्या, प्रोब नहीं था, वो भी प्रोब ही था। सिंथेटिकली यानी अपन उसको मैन मेड पहले बना लेते हैं। सपोज करो मुझे ये डीएनए का सीक्वेंस दे रखा है, ध्यान से देखना, मुझे डीएनए का ये सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे डीएनए का सीक्वेंस दे रखा है, इसके ऊपर नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, मुझे इसका सीक्वेंस पता है। अब मुझे इसका क्या चाहिए, प्रोब चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसकी दोनों इसको क्या कर दिया, खोल दिया, दोनों हेलिक्स को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब मुझे इसका सीक्वेंस पता ही नहीं है, मैं कैसे देख पाऊंगा सीक्वेंस, तो मैं इसका पहले ही क्या बनाऊंगा, इसका प्रोब बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, प्रोब, यानी सिंथेटिकली फॉर्म होता है, सिंथेटिकली वो मैनमेड होता है, इसको बनाते हैं, और इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तभी तो इसके ऊपर चिपकेगा वो। अरे कॉम्प्लीमेंट्री होगा तभी तो चिपकेगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो इसके अटैच होगा ही नहीं। मतलब ये डीएनए और अपन ने बनाया वो मैच कर ही नहीं रहा। प्रोब क्या होते हैं आपका, सिंथेटिकली फॉर्म डीएनए होते हैं। कौन होते हैं भाई, सिंथेटिकली फॉर्म डीएनए, सिंथेटिकली फॉर्म डीएनए, जो सिंथेटिकली फॉर्म किए जाते हैं, सिंथेटिकली फॉर्म डीएनए। ठीक है, और कैसे होते हैं ये नेचर में, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे होते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, किसके लिए, टू पेरेंटल डीएनए। जो पेरेंटल डीएनए था उसके कैसे होते हैं ये, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं भाई ये, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के होते हैं। बात समझ में आई क्या, अरे आई या नहीं आई, कुछ पता चला वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के बारे में, इसको लिख लेना। अब आप देखो, सबसे पहले अपन अब इसकी क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स। किसकी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। पहली स्टेप में अपन क्या करेंगे, अरे कहीं से अपन सैंपल तो उठाएंगे, तो आइसोलेशन ऑफ, आइसोलेट करेंगे कहीं से, आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्ट, या कहीं से निकालेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए सैंपल। सबसे पहले तो मुझे डीएनए का क्या लेना है, सैंपल लेना। अरे लेना है कि नहीं लेना है, सबसे पहले मुझे उसका सैंपल लेना है। अब सैंपल लेने के बाद मैं उसको अलग अलग जगह से क्या कर दूं, कट कर दूं। सैंपल ले लिया मैंने, उसके अंदर बहुत बड़ी लेंथ दिखी, अब मैंने उसको अलग अलग जगह से कट कर दिया। हम उसको कट नहीं करते, कट कौन करता है, मॉलिक्यूलर सीजर करती है। कौन करती है, मॉलिक्यूलर सीजर। कौन होती है मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आरई बोलते हैं शॉर्ट में। अपन वैसे भी आरई काटने वाली होती है, वो भी आरई है, ऐसे उसको अपन याद रख सकते हैं। अरे वैसी भी आरई काटने वाली होती है ना, तो वो भी एक तरह से कैंची होती है। आरई, आरई को पूरा नाम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो वो इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कराएगा। क्या कराएगा, इसको डाइजेस्ट। यानी ये जो मैंने सैंपल लिया, इसके अंदर डीएनए मुझे मिला, उसको अब अलग अलग सीक्वेंस में क्या कर देगा, कट कर देगा। अलग अलग जगह से जहां जहां उसको रिपीटेशन मिल रहा है, वहां से जाके उसको क्या कर देगी, वो कट कर देगी, और कट करके उसको छोड़ देगी। कौन कट करेगी, अरे कौन कट करेगा, आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या आ जाएगी मेरे पास, डाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अरे उसको फ्रेगमेंट यानी एक तरह से कटिंग हो गई उसकी, क्या हो गई, कटिंग ऑफ डीएनए। और ये कहां से कट करेगी, जहां से उसको रिपीटेड यूनिट्स मिलेंगी अलग अलग, उसमें वो क्या कर देगी, कट कर देगी। और कट कौन करता है भाई, आरई कट करता है। कौन कट करता है, आरई, जिसका पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये इसको क्या करता है,
कट करता है। अब मैंने डीएनए को अलग अलग डीएनए को क्या कर लिया, कट कर लिया। अब कट करने के बाद मैं उनको क्या करूंगा, सेंट्रीफ्यूज करूंगा। क्या करूंगा, सेंट्रीफ्यूज, क्योंकि कट हो गए वो। कट करने के बाद उनको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूजन के लिए प्रोसेस होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी प्रोसेस होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके अंदर अपन कौन सी जेल यूज करते हैं, एग्रोज। एग्रोज इथिडियम ब्रोमाइड बायोटेक्नोलॉजी में आएगा भैया, स्टेन करने के लिए। इतना आगे मत बढ़ो, अभी नोट्स लिखे तो याद रह गया नहीं, कोई ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सी जेल यूज करते हैं, एग्रोज जेल। कौन सी, एग्रोज जेल। उसके साथ कुछ एल्कलाइन सॉल्यूशन भी डालते हैं ताकि ये जो मेरे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट है आपस में चिपके नहीं, क्या रहे, दूर दूर रहे। क्या रहे, दूर दूर रहे। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सी आएगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर कौन सी प्रोसेस है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीसरी है भाई, ठीक है। थर्ड स्टेप्स कौन सी आ गई मेरे पास, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके साथ करते हैं इसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, एग्रोज जेल प्लस एल्कलाइन सॉल्यूशन। इसमें कुछ एल्कलाइन सॉल्यूशन डालते हैं। जो एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या काम करता है, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को आपस में चिपकने से बचाता है, ठीक है, चिपकने से रोकता है। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रोड्स जो जोड़े जाते हैं, अरे जोड़े जाते हैं, नहीं जोड़े जाते। इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव साइड होती है कैथोड की, और कैसी, कैथोड, और नेगेटिव एनोड, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे, उन सारे डीएनए को डाला और सेंट्रीफ्यूज कराया, घुमा दिया इलेक्ट्रिक करंट देके, अरे घुमाए नहीं घुमाए, एग्रो जेल डाल दिया, एल्कलाइन सॉल्यूशन डाल दिया, जिससे वो आपस में चिपके नहीं और दूर दूर हो जाए। अब सपोज करो ये मेरे पास डीएनए का सीक्वेंस था, ये अलग अलग जगह पर जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अरे सेंट्रीफ्यूज होने के बाद बैठेगा नहीं बैठेगा, बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। ये मैंने नंबरिंग करके रख रखी है किसकी, डीएनए सीक्वेंस की। अब मेरे पास 3 लोग ही हैं, जिसका तो पहली बात, जिसका मर्डर हुआ है, ठीक है, जिसका मर्डर हुआ है वो ये पर्सन है, ठीक है, जिसका मर्डर हुआ है। विक्टिम मर्डर मतलब जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है, वो मान लिया, ठीक है। अब मेरे पास सस्पेक्टेड 2 लोगों को मुझे शक है, ये आए, ये, उनको मान लिया ए और बी, ये ए और बी 2 मान लिए मैंने, ठीक है। अरे माने नहीं माने, ये 2 लोग मान लिए मैंने, ये जिसके साथ वो हुआ है, ठीक है, जिसका मर्डर हुआ है, या फिर जो भी घटना जिसके साथ हो, जिसका अपन कर रहे हैं, ये वो पर्सन। इसका अपन क्या करा रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि पहले तो अपन इसका कराएंगे, बाद में इनका लेंगे, और जिससे मैच कर जाएगा वो अपना विक्टिम हो जाएगा। बात सही है ना। तो अब अपन इसका करवा रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी, इसका जो डीएनए सीक्वेंस था अलग अलग जगह से कटा था, अब वो कहीं भी जाके बैठ सकता है। सपोज करो वो सीक्वेंस कहां पे जाके बैठ गया, 3 और 4 पे। कहां जाके बैठा, 3 और 4। यहां मुझे सबसे ज्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस देखने को मिले, किस जगह पर, 3 और 4, 3 और 4 पोजीशन पे। ये अभी दिख नहीं रहा है, अपन इसको अज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अज्यूम। अभी दिखेगा कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूं। इसको अभी क्या कर रहे हैं अपन, अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, अज्यूम करके चल रहे हैं। ए पर्सन का दिखा, ए पर्सन का बेटा भाई 5th और 7th नंबर पे। कहां दिखा, 5th और 7th। पर्सन बी का मुझे दिख रहा है 4 और 3 पर, मान लिया। अभी दिखा नहीं है, सिर्फ अज्यूम किया अपन ने, इस चीज को क्या किया है, अज्यूम किया। इसके बाद ये तीसरी प्रोसेस हो गई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद आती है नाइट्रोसेलुलोज की, इसके ऊपर लेयर चिपकाते हैं। क्या चिपकाते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की लेयर, यानी सदन ब्लॉटिंग। क्या जाएगी, सदन ब्लॉटिंग। कौन सी प्रोसेस आएगी, सदन ब्लॉटिंग, ठीक है। चौथी प्रोसेस कौन सी होगी भाई मेरे पास, सदन ब्लॉटिंग। 4th प्रोसेस हो गई सदन ब्लॉटिंग, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं अपन, नाइट्रोसेलुलोज की या नाइलॉन की, नाइट्रो सेलुलोज या नाइलॉन, ठीक है, उसकी लेयर लेते हैं और इसके ऊपर उसको चिपका देते हैं, ठीक है। अरे चिपका दी। अब इसके बाद क्या करेंगे,
उसको रेडियो एक्टिव लेवलिंग करते हैं। क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव लेवलिंग करते हैं। इसके बाद इसके ऊपर क्या करेंगे अपन? रेडियो एक्टिव लेवलिंग। क्यों करते हैं रेडियो एक्टिव लेवलिंग? क्योंकि जब इसके ऊपर हम एक्सरे डाल के देखेंगे ना, तो ये जो मैंने अज्यूम की ये मुझे क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा कि इस पर्सन का तो डीएनए सबसे ज्यादा इस जगह पर मिल रहा है, इस पर्सन का इस जगह पर मिल रहा है, और इस पर्सन का इस जगह पर मिल रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? इसके बाद क्या करेंगे अपन? उसको रेडियो एक्टिव लेवलिंग। क्या करेंगे भाई? रेडियो एक्टिव लेवलिंग। फिफ्थ प्रोसेस में मैंने क्या किया? उसको रेडियो एक्टिव लेवल्ड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? रेडियो एक्टिव लेवल्ड कर दिया। ठीक है। छठवीं प्रोसेस में क्या करेंगे? उसको अपन ऑटो रेडियोग्राफी। क्या करेंगे भाई? ऑटो रेडियोग्राफी। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक्सरे डाला, क्या डाला? जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक्सरे डाला, तो जिस जिस पर्सन के ऊपर ये जहां जहां ज्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस था मुझे विजुअलाइज होगा। अरे दिखेगा ना, जैसे एक्सरे डालेंगे चमकेगा। अब मुझे पता लग गया कि इसका 3 और 4 पे ज्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस मिल रहा है, ए पर्सन का मुझे 7th और 5th वाली जगह पर मिल रहा है, और बी पर्सन का मुझे 3 और 4 वाली जगह पर मिल रहा है। किससे पता चला मुझे? ऑटो रेडियोग्राफी से। यानी ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है भाई? विजुअलाइजेशन ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस। रिपीटेड सीक्वेंस का विजुअलाइजेशन होता है। अरे होता ही नहीं होता है। रिपीटेटिव सीक्वेंस मुझे जहां जहां ज्यादा प्रेजेंट है वो दिख जाएगा। अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब ये मुझे पूरा एकदम अच्छे से दिख रहा है। क्या हो रहा है? मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मुझे दिखा, मैं देखूंगा यार इस पर्सन का तो इस जगह पर मैच कर रहा है, इस पर्सन का यहां पर मैच कर रहा है, इस पर्सन का यहां पर मैच कर रहा है। यानी ये मेरे पास दोनों जो लोग थे, ये कौन थे मेरे पास? सस्पेक्टेड। कौन से थे भाई? सस्पेक्टेड थे। जैसे तुमसे पूछते हैं ना, तुमको लगता है ये मर्डर कौन कर सकता है? सर मेरी तो 2 लोगों पर शंका है, वो 2 लोग यही है। समझ गए? 10 होंगे तो 10, 15 होंगे तो 15, जिससे इसका मैच कर जाएगा, मतलब वही है। समझ आएगी बात? अब इसमें मुझे दिखा जिसका मर्डर हुआ है उस पर्सन के भी रिपीटेड सीक्वेंस 3 और 4 नंबर पे आ रहे हैं। किसमें दिखा मुझे? ऑटो रेडियोग्राफी में। बी पर्सन 3 और 4, यानी विक्टिम कौन है? पर्सन बी। कौन है? पर्सन। बात समझ आ गई? ऐसे क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती। अरे समझ में आ गई नहीं आ गई? एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है इसको, बहुत सिंपलेस्ट करके मैंने तुम्हारे लिए समझाया। आगे बात समझ में? अरे आया नहीं आया समझ में? या गया ऊपर से? एक बार रिवीजन कर लेना, आ जाएगा समझ। नहीं आया तो मेरे से और पूछ लेना, बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर अपन सदन ब्लॉटिंग यूज करते हैं। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। कुछ और आपकी ब्लॉटिंग्स होती हैं। कौन सी? अदर ब्लॉटिंग्स भी होती हैं। उनकी आप देखो याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, अदर ब्लॉटिंग्स। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, अदर ब्लॉटिंग से भी क्वेश्चन आता है। उसको आप याद करने की ट्रिक है अपने पास SNOW, स्नो, और इधर लिख देंगे अपन ड्रॉप। क्या लिख देंगे? ड्रॉप। ठीक है, O से O कैंसिल। ठीक है ना? S का मतलब क्या हुआ? सदन। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? नदन। ये किसके अंदर? आरएनए के अंदर। और इसका मतलब क्या हुआ? वेस्टर्न। ये किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर। समझ आ गई की बात? याद रह जाएगा? अब तो याद कर लोगे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी EMRS का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा था आरएनए की ब्लॉटिंग के लिए अपन किस प्रकार की, मतलब आरएनए के वो करते हैं लेबलिंग, उसके लिए किस प्रकार की ब्लॉटिंग करते हैं? नदन ब्लॉटिंग करते हैं। कौन सी करते हैं? नदन ब्लॉटिंग। तो याद रख सकते हो, इसकी ट्रिक है अपने पास छोटी सी है, स्नो ड्रॉप। स्नो यानी क्या होता है? शिनो। बारिश से पहले वाली जो फुहारे आती है ना, एकदम फुहारे टाइप के, ऐसा लगता है हवा चल रही है और हल्की हल्की बहुत बारीक बारीक बूंद आ रही है, उसको बोलते हैं स्नो। उसी के बाद क्या आती है? ड्रॉप। उसके बाद बड़ी ड्रॉप आती है। ऐसे याद रख लेना। ठीक है, स्नो ड्रॉप। ओ का मतलब कुछ नहीं है, S DNA। ठीक है, ये इनके आगे। अरे आया नहीं आया समझ में? यहां पर आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म होती है। क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म होती है। ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। किसी भी चीज को देखने के लिए, पकड़ने के लिए, ऐसे मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है।